गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा चैप्टर है 11 फुसफुसाहट, है ना। ये इसमें जो है दो मित्रों की कहानी है, एक राजू है और एक रघु है। राजू जो है वो बेईमान है और जबकि रघु ईमानदार है। तो फुसफुसाहट नामक लेसन के माध्यम से हम जानेंगे दोनों मित्रों की कहानी के बारे में। पहले हम यहाँ से जान लेते हैं। फुसफुसाहट ये कहानी मनोज दास द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? मनोज दास के द्वारा रचित है। इसमें दो लड़कों रघु और राजू की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें रघु ईमानदार था और राजू बेईमान। रघु की विलक्षण प्रतिभा ने राजू की बेईमानी का पर्दाफाश किया तथा राजा को उसके भ्रष्ट कर्मचारियों से सचेत कराया। अब हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जो है उनकी ईमानदारी और बेईमानी का किस प्रकार पता चलता है। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, राजू और रघु। दोनों एक ही उम्र के थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रघु ईमानदार था और मेहनत से काम करता था। उसके माता पिता और अध्यापक दोनों ही उससे बड़ी आशाएं थी, लेकिन राजू बहुत चतुर और बेईमान था। परीक्षा में भी बेईमानी करने से नहीं चूकता था। कैसे करता था परीक्षा में बेईमानी? और दूसरे विद्यार्थियों की नकल उतार लेता था। वह अपने अलावा किसी की नहीं सोचता था। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, सिर्फ अपना ही अपना हित सोचते हैं और दूसरे का हित सोचते हैं। दूसरों को धोखा देने के लिए मीठा बोलता और मुस्कुराता रहता था। राजू ने कई बार रघु से चोरी करने और दूसरों को झांसा देने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन रघु ईमानदार था। रघु ने साफ इनकार कर दिया। इससे राजू रघु से चिढ़ने लगा। फिर भी रघु राजू को समझाया करता, तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए यदि मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, लेकिन मैं बुरे काम में तुम्हारा जो है साथ नहीं दे सकता। पढ़ाई लिखाई समाप्त कर राजू गांव छोड़कर एक बड़े शहर में रहने लगा। रघु अपने गांव में ही सीधे साधे ढंग से रहता रहा। अब वह अपने बाप दादा की जमीन में ही खेती बाड़ी का काम देखा करता था। गांव के सब लोग उसे जानते पहचानते थे और उससे बहुत प्यार भी करते थे। इस तरह कई साल बीत गए। इस बीच राजू और रघु को एक दूसरे से मिलने का कोई अवसर नहीं मिला। एक दिन रघु ने सुना कि राजू की चतुराई से राजा इतना खुश हुआ कि उसने उसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु को यह बात सुनकर खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि राजू बेईमान है, लेकिन वह इससे दुखी भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऐसी किसी बात की कोई चिंता नहीं थी जिससे उसका कोई मतलब न हो। एक दिन रघु अपने गांव के लिए उत्सव के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए शहर गया। शहर पहुंचते पहुंचते उसे दोपहर हो गई। धूप बहुत तेज थी। रघु को बहुत तेज प्यास लगी थी। सख्त का मतलब होता है बहुत तेज। पास ही एक महल जैसी इमारत दिखी तो वह उसके अंदर जा घुसा। उसने वहां के किसी नौकर से पानी मांगा। तभी भवन का मालिक वहां आ गया। वह रघु को देखकर वह आश्चर्य से बोला, रघु तुम यहाँ कैसे? वह राजू था। रघु राजू को पहचान न सका। उसने बहुत ही शानदार पोशाक पहन रखी थी, लेकिन जब वह चलता तो बढ़िया रेशम उसके तन पर लहराती। सोने के हार, हीरे की अंगूठियां सूरज की रोशनी से चमकती। सुनहरी सफेद पगड़ी के बीचों बीच एक झिल मिलाता पुखराज, यानी कि जो उसने पगड़ी धारण कर रखी थी उसमें जो है क्या था, एक पुखराज लगा हुआ था जो चमक रहा था। उसके सिर की शोभा बढ़ा रहा था। इसके अलावा राजू इतना मोटा हो गया था कि छोटे मोटे हाथी जैसा लग रहा था, जैसे छोटा और मोटा हो हाथी। रघु ने राजू को नमस्कार किया। राजू ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उस पर तरस खाते हुए कहा, रघु तुम कैसे दरिद्र का मतलब गरीब दिखाई दे रहे हो, और तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। लगता है कि तुम सारा रास्ता पैदल चलकर आए हो। सुना है तुम्हारे पास घोड़ा तो क्या एक खच्चर भी नहीं है। अब जरा देख मेरी ओर देखो, मैं बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूँ। जरा मेरे कपड़ों को देखो और एक नजर मेरे महल पर भी डालो। देवता भी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मतलब उसके अंदर क्या आ गया? घमंड हो गया, अहंकार हो गया। और मैं आज जो भी कुछ बना हूं वह सब अपनी खूबियों की वजह से बना हूं। तुम तो रहे बुद्धू के बुद्धू, एक खच्चर तक न ले सके। यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम भी मेरी ही तरह राजा होते। रघु ने उत्तर दिया, मैं गरीब जरूर हूं
मगर खुश हूं। और जहां तक मेरे बुद्धू होने की बात है, तुम तो जानते हो कि यह बात कितनी सच है। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ही जैसा धनवान बन सकता था। कैसे? बेईमानी करके। मगर मैं तुम्हारे जैसे गलत रास्तों का इस्तेमाल जीते जी कभी नहीं कर सकता। राजू ने चीख कर कहा, बंद करो यह बकवास, क्योंकि बुरा लगा। अगर तुम इतने योग्य ही होते तो मेरे यहाँ हाथ पसारने क्यों आए हो? मैं तुम्हारे यहाँ हाथ पसारने नहीं आया हूँ। मुझे प्यास लगी थी इसलिए इधर आ गया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये तुम्हारा घर है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। रघु ने किसको जवाब दिया? राजू को जवाब दिया। पानी तुम्हारे लिए इस घर में एक बूंद भी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, राजू ने गुस्से से कांपते हुए कहा। अच्छी बात है भाई, जाता हूँ, रघु ने शांत भाव से उत्तर देते हुए कहा और वापस मुड़ गया। मगर राजू का पेट गुस्से से भरा नहीं था। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे रघु को उठाकर बाहर सड़क पर पटक दें। इस पर रघु को भी क्रोध आ गया। वह बोला, राजू, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अगर तुम बिना किसी कारण के मेरा अपमान करोगे तो तुम्हारा भी नतीजा बहुत बुरा होगा। राजू ने आपे से बाहर होकर कहा, तुम कहते हो कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा? अरे, तुमने परीक्षाओं में मुझे मदद देने से इनकार नहीं किया। अब मेरा समय आ गया है। आज मैं भी जी भरकर तुमसे बदला लूंगा या तुम्हारा अपमान करूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं राजा का प्रधानमंत्री हूं। जितने भी और सारे मंत्री हैं उन सभी को मैं ही भर्ती करता हूं। राजा का सेनापति मेरा मित्र है, खजांची मेरा ससुर है और मुख्य न्यायाधीश मेरा साला है। समझे? किसने कहा ये सब? जो है राजू ने रघु से कहा। दोनों नौकर रघु को उठाकर बाहर फेंकने लगे। वह कहता रहा, राजू, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे समय बीत गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था। एक अजनबी वहां आया। उस अजनबी ने राजा को एक से एक सुंदर उपहार दिए और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं गुप्त रूप से हर रोज आपको 50 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे हर रोज अपने दरबार में आने दें और 2 मिनट अपने कान में कुछ फुसफुसाने दें, यानी कि कहने दें। अब फुसफुसाहट, यहाँ से हमारे जो है चैप्टर का पता चलता है कि फुसफुसाहट है क्या। राजा ने सोचा, सौदा अच्छा है। अगर 2 मिनट कुछ सुनने के लिए 50 मोहरें मिले तो क्या बुरा है। राजा ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम आकर हमारे कान में फुसफुसा सकते हो। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार में बैठा हुआ था। एक अजनबी लोगों को धक्का देता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। राजा उसे देखकर मुस्कुराया। अजनबी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज का दिन बड़ा अच्छा है। उजली उजली धूप और आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं है। इस तरह फुसफुसाते हुए उस अजनबी ने राजू की ओर कई बार कनखियों से देखा। कनखियों यानी कि जैसे हम तिरछी निगाहों से देखते हैं। इसके बाद उसने चुपचाप राजा की जेब में मोहरें डाली और चलता बना। यह देखकर प्रधानमंत्री राजू की हालत बुरी हो गई। अब उसे क्या लगा कि पता नहीं कौन अजनबी इंसान है, राजा के कान में आकर ऐसे क्या कुछ कह गया है। भागकर उसने अजनबी का पीछा किया और हैरान परेशान होकर पूछा, आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप महाराज से किस विषय पर बात कर रहे थे? यानी कि चोर की दाढ़ी में तीन का। अब उसे क्या लगा कि शायद मेरी ही कोई बात चल रही थी और बात करते हुए बीच बीच में आप मेरी ओर क्यों घूर रहे थे। अजनबी जानता था कि राजू उससे यह सवाल अवश्य पूछेगा। यह अजनबी और कोई नहीं, भेष बदले हुए कौन था? ये रघु था। रघु ने कहा, आप मुझसे ऐसी गुप्त बात बताने के लिए क्यों कह रहे हो जिसे मेरे और राजा के सिवाय कोई नहीं जानता। यह सुनकर राजू की घबराहट और बढ़ गई। उसने घुटने टेककर रघु के कदमों में 100 मोहरें रखी और गिड़गिड़ाकर कहा, शाम को मैं आपको इतनी ही मोहरें और दूंगा। कृपया मुझे इस रहस्य को बता दीजिए, यानी कि आपने राजा के कान में क्या कहा है। मैं आपके पांव पड़ता हूं। पहले तो रघु ने बड़ी आनाकानी की, फिर थोड़ी देर खुशामद करवाने के बाद बोला, मामला बड़ा गंभीर है। कई लोगों ने तुम्हारे खिलाफ राजे से शिकायत की है। महाराज ने उसकी जांच करने के लिए मुझे कहा है। राजू ने बड़ी अधीरता से पूछा, महोदय, आपने राजा से आज इस बारे में क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अभी जांच कर रहा हूं।
रघु ने जवाब दिया। राजू ने गिड़गिड़ाकर कहा, महाप्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपको 1000 सोने की मोहरें दूंगा। अब यहाँ हमारा कौन सा मोहरा जो है मुहावरा लागू होता है बेटा, है बताओ। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। रघु ने मुंह बनाकर कहा, देखोगे देखोगे इस मामले में क्या हो सकता है। अगले दिन रघु फिर राजा के दरबार में पहुंचा और उसी प्रकार उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। तड़के तक तो उत्तरी हवा बड़ी तेज चल रही थी, पर अब ऐसा लगता है कि उसकी दिशा बदल जाएगी। इस तरह फुसफुसाते हुए उसने पहले की तरह कई बार राजू की ओर देखा और अजनबी सी अटपटी बातें सुनाकर राजा मुस्कुराया। इस बेमतलब की बातों को सुनने के बदले में राजा को 50 मोहरें मिल जाती थी, इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। अब तो राजू की वही दशा थी जैसे जाल में फंसी हुई मछली की होती है। यानी कि कौन सा हमारा जो है यहाँ मुहावरा लागू होता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रघु से मिलने पर उसे पता चला कि फिलहाल राजा इस बात से संतुष्ट है कि उसके प्रधानमंत्री ने कोई अपराध नहीं किया है। राजू ने रघु को धन्यवाद दिया और 1000 सोने की मोहरें और दे दी। यानी धीरे धीरे करके जो है रघु ने उससे बहुत सारी मोहरें ले ली। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन रघु राजा के कान में कोहरे और बूंदाबांदी की बातें करके फुसफुसाने लगा। इस बार वह सेनापति की ओर घूरता जाता था। सेनापति ने भी वही किया जो प्रधानमंत्री ने किया था। इस तरह रघु को 1000 सोने की मोहरें और मिल गई। अब तो उसने एक के बाद एक सभी मंत्रियों, खजांचियों और अंत में मुख्य न्यायाधीश को भी इस प्रकार घबराहट में डाल दिया। हर रोज राजा को दी जाने वाली 50 मोहरों के बदले में अब रघु तक ने 10,000 से भी ज्यादा जो है उसने मोहरें इकट्ठे कर ली थी अपने पास में, क्योंकि वो तो जो है उनको केवल कितनी दे रहा था, 50 मोहरें। अब लेकिन 50 मोहरें और कहाँ 10,000 मोहरें। एक दिन राजा का आम दरबार लगा हुआ था। उसमें दरबारी अधिकारी और प्रजा सभी मौजूद थे। पूरे दरबार में उसी अजनबी ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज इतने दिनों से मैं आपके कान में उलूल जुलूल पता नहीं न जाने क्या क्या मैं कह रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको यह थैली भेंट करने आया हूं। इसमें ऐसा उलूल जुलूल कुछ भी नहीं है, बल्कि काम की चीज है। अब उसमें क्या था, उसमें मोहरें थी। यह कहकर उसने एक रेशम की थैली राजा के सामने रख दी। 10,000 सोने की मोहरों की खनखनाहट राजा के कानों में को जो है ऐसी लगी जैसे मधुर संगीत बज रहा हो। राजा मुस्कुराया, लेकिन अजनबी की यह हरकत उसे बड़ी विचित्र लगी। अपनी बात समझाकर कहो, राजा ने कहा। किसको? रघु से। जो कुछ हुआ था रघु ने सब साफ साफ कह सुनाया। फिर मोहरों की तरफ इशारा करके बोला, यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके चारों ओर बेईमान ही बेईमान है। अगर प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री ईमानदार होते, अगर सेनापति ने सच्चाई से कर्तव्य का पालन किया होता, अगर खजांची और मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट न होते, तो मेरे उनकी और तिनके भर से इतना क्यों घबरा जाते। यानी कि जैसे ही मैं उनकी तरफ देखता हूं तो वो मुझे देख करके घबरा जाते हैं। उसकी बात सुनते ही राजा समझ गया कि उसके अधिकारी लोग अपने अपने पदों के लायक नहीं हैं। वे सब भ्रष्ट हैं, उनके मन में खोट है और अपने अपराधों के डर से वे हर समय घबराए हुए रहते हैं। राजू और उसके साथियों ने धोखाधड़ी, बेईमानी और झूठ के सहारे अपनी जो पद प्रतिष्ठा बना रखी थी, वह बालू के घरोंदे की तरह ढह गई। बालू जो है, बालू का घरोंदा क्या होता है, जैसे आप रेत से जो घर बनाते हैं ना, और जो है वो जरा सा हिला या कुछ भी हुआ तो जो है वो एकदम से टूट जाता है। राजू ने रघु को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। रघु ने कुछ ही दिनों में दूसरे खाली पदों पर मेहनती और ईमानदार आदमी नियुक्त कर दिए। अब राजकाज बड़े ही सुंदर ढंग और सुचारू रूप से चलने लगा। अब समझ में आया बेटा कि फुसफुसाहट क्या है, राजू और रघु दोनों कैसे मित्र थे और किस तरह से दोनों में जो है दुश्मनी जो है, उनकी दुश्मनी तो नहीं हुई लेकिन उनमें दोस्ती ही जो है दुश्मनी ही रही है, दोस्ती तो कभी नहीं हुई उनमें। तो देखिए बेटा, अब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, रघु क्या काम करता था। पहले आप जो है इसके वर्ड मीनिंग करेंगे बेटा नोटबुक में, NB नोटबुक में करेंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। रघु क्या काम करता था।
क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसका फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है बेटा, पेज नंबर 76 पर, कि रघु जो है अपने बाप दादा की जो जमीन थी उसी में ही वो गांव में खेती किया करता था। यह है बेटा, यहां से यहां तक का आंसर है फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ाई समाप्त करने के बाद राजू कहाँ रहने लगा। इसका आंसर भी वही है, पढ़ाई करने के बाद राजू जो है शहर में जाकर रहने लगा। पेज नंबर 76 पर ही है। वर्षों के बाद मिलने पर रघु के साथ राजू ने कैसा व्यवहार किया। वर्षों के बाद मिलने पर रघु ने राजू के साथ दुर्व्यवहार किया, यानी कि बुरा व्यवहार किया। राजू रघु से क्यों चिढ़ता था, इसका भी जो है हमारा यहीं पर ही है, क्योंकि राजू रघु से इसलिए चिढ़ता था, राजू ने कई बार रघु से चोरी करने और दूसरों को साझा देने और मदद करने के लिए कहा, लेकिन रघु ने साफ इनकार कर दिया, इसलिए राजू रघु से चिढ़ने लगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है बेटा, राजू को किस बात पर घमंड था। राजू को इस बात का घमंड था कि वह प्रधानमंत्री था, कि वह राजा का प्रधानमंत्री था। हो गए बेटा इसके। अब हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, राजू ने रघु के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया। ये यहां मैंने नोटबुक में लिखा है, यहां से लिखेंगे। लंबे समय बाद जब रघु राजू से मिला तो राजू एक बड़ा आदमी बन गया था और रघु को यह समझते देर न लगी कि राजू बड़ा आदमी किस प्रकार बना है। अतः उसने राजू को बोल दिया कि वह गलत रास्तों का इस्तेमाल करके और बेईमानी से बड़ा आदमी बना है। यह बात सुनकर राजू चिढ़ गया। इस प्रकार राजू ने रघु के साथ बुरा व्यवहार किया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ख, राजू ने रघु से ऐसा क्यों कहा कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका आंसर भी हमारा बेटा यहां है। राजू ने रघु से ऐसा इसलिए कहा कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि राजू जो है राजा का प्रधानमंत्री था, राजा का सेनापति उसका मित्र था, खजांची उसका ससुर था और मुख्य न्यायाधीश उसका साला था, यानी कि सभी जो है उसके रिश्तेदार थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ग है, अजनबी ने राजा के आगे क्या प्रस्ताव रखा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है पेज नंबर 78 पर है। यह प्रस्ताव रखा, क्वेश्चन में से लिखेंगे कि हर रोज आपको 50 सोने की मोहरें देना चाहता हूं, बदले में इतना चाहता हूं कि आप हर रोज अपने दरबार में मुझे आने दे और 2 मिनट अपने कान में कुछ फुसफुसाने दे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजनबी को देखकर राजू को क्यों घबराहट होने लगी। इसका आंसर बेटा, अजनबी को देखकर राजू को घबराहट इसलिए होने लगी कि यह व्यक्ति प्रतिदिन मेरी ओर देखते हुए राजा के कानों में न जाने क्या क्या कह कर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सच्चाई को जानने के बाद राजा ने क्या किया। सच्चाई को जानने के बाद राजा ने रघु को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। ठीक है। अब हमारे आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। राजू कैसा लड़का था। राजू कैसा लड़का था, मेहनती और ईमानदार नहीं, सुस्त और कामचोर नहीं, चतुर और बेईमान। रघु राजू को क्यों पहचान न सका। वह दरिद्र दिखाई दे रहा था, नहीं, वह कोई और था, नहीं, वह शानदार पोशाक पहने हुए था, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाया। अजनबी ने कान में फुसफुसाने के लिए राजा को कितनी मोहरें दी। कितनी मोहरें दी, 50,000। ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं मैं आपको PDF बना करके दूंगी और डेली का वर्क आप अपना डेली करेंगे। क्लियर। ओके।